हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विलेज स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में 1983 का 1 से 15 तक का क्वेश्चन किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 15 से 30 तक का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हुए हैं तो जब भी आप मेरा वीडियो देखने आए तो आप पेन और कॉपी हाथ में जरूर रखें, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज बताता हूं आप वहां पे नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पे, मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ आंसर देखने के लिए आए हैं, तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। आप आंसर के साथ अगर आप सीखने के लिए कुछ आए हैं, कुछ आपके मन में कुछ इच्छा है कि आप कुछ नया चीज सीखें, तो आपको ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, तो पहला जो 16 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं उसको करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग का आवर्त काल 0.001 सेकंड है, तो ध्वनि का आवृत्ति क्या क्या होगा। कह रहा है कि इफ द टाइम पीरियड ऑफ एन साउंड इज 0.001 सेकंड, टाइम पीरियड दिया गया है 0.001 सेकंड, तो आप उससे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आप क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये यहाँ चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो आपको क्या दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कोई फॉर्मूला लगा लो, आप यही पहले वाला फॉर्मूला लगा लो। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1.0.001। जब आप इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट के बदले में 1 आएगा, और पॉइंट के बाद जितना जीरो है उतना नंबर, जितना नंबर है उतना जीरो, तो 3 नंबर है तो 3 जीरो। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, 1000 हर्ट्ज। ये तो क्वेश्चन हो गया। अगर आपको क्या कहता है, कभी कभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपसे पूछ लेता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैं बताया था कि देखो, मान लो ये एक वेव है, ये एक वेव है, ठीक है। एक वेव किसको बोलते हैं, मान लो यहाँ से जैसा शुरू हुआ है, फिर वहां से यहाँ पे ये भी शुरू हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक वेव को जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ से यहाँ का बीच का जो दूरी होता है उसको लेमडा बोलते हैं, मतलब कि लेमडा बोलते हैं, मतलब वेव लेंथ बोलते हैं। और जो यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से जितना नंबर ऑफ वेव पर सेकंड निकलता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और क्या बोलते थे कि और एक होता है वेव वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी ये इतना डिस्टेंस हो गया, अगर इतना डिस्टेंस कोई वेव जो है इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है और इतना टाइम ले रहा है, तो उसका वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, लेमडा बाई टी। और इसको क्या और लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू एफ 1/t कर सकते हैं। 1/t को क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू लेमडा। तो इतना चीज आप सीख गए इससे कि इस तरह से क्वेश्चन से कुछ भी पूछा रहता, वी पूछता, लेमडा पूछता, टाइम पूछता, तो आप कोई भी आप निकाल सकते हैं। आपका रिवीजन भी हो गया। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 किलोग्राम के द्रव्यमान का पिंड 100 मीटर की ऊंचाई से एक बालक 5 मिनट में ले जाता है तथा दूसरा बालक 10 मिनट में ले जाता है, तो पिंड पर किया गया कार्य। मैं इसको एक बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन किसी बच्चे का डाउट था, वो मेरे को सेंड किए थे, तो मैं अभी क्या करूंगा, उस दिन मैं पिछले वीडियो में इसको बहुत अच्छे से बताया था, इस वीडियो में शॉर्टकट में बता दूंगा कि देखिए ये कह रहा है कि ये पिंड है, ठीक है। इसको 2 बच्चा, एक जो पहला बच्चा है वो भी 100 मीटर ऊपर ले जा रहा है और दूसरा बच्चा भी इसको 100 मीटर ऊपर ले जा रहा है यहाँ से, ठीक है, 100 मीटर ऊपर ले जा रहा है। ये 5 मिनट ले रहा है और ये 10 मिनट ले रहा है। तो पूछ रहा है दोनों द्वारा किए गए काम में क्या अंतर आ जाएगा। तो वर्क इक्वल्स टू क्या जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये 10 केजी का अगर कोई पिंड है तो इसको उठाने में जितना बल लगाना पड़ेगा, तो दोनों बच्चे का उतना ही बल लगाना पड़ेगा। तो दोनों के लिए फोर्स क्या है, बराबर है। अब डिस्प्लेसमेंट, जो जितना ज्यादा जितना ज्यादा दूर ले जाएगा वो उतना ज्यादा काम करेगा। दोनों 100 मीटर ले जा रहे हैं, तो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो दोनों द्वारा किया गया काम हमेशा बराबर होगा। इसके टाइम पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि टाइम के फॉर्मूला में, वर्क के फॉर्मूला में कहीं भी टाइम नहीं आता है। तो दोनों बालक द्वारा किया गया काम क्या होगा, समान होगा। आप इस क्वेश्चन को मैं बहुत 5 मिनट टाइम लेके पिछले वीडियो में, पिछले नहीं मतलब कि जो एक बार और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग 10 मिनट जो होता है वीडियो, उसमें किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कराया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है। सदिश मतलब कह रहा है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। पहला ऑप्शन है क्या है, ताप। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये क्या है टेम्परेचर। दूसरा विस्थापन,
विस्थापन मतलब कि क्या हो गया, दूसरा हो गया विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, तीसरा चाल और चौथा कार्य, तीसरा चाल और चौथा कार्य। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सदिश है, सॉरी यहाँ पे सदिश पूछ रहा है, सदिश पूछ रहा है मतलब वेक्टर पूछ रहा है। मैं तो वही सोचा कि अदिश पूछ रहा है और सब, तो इसमें वेक्टर पूछ रहा है कौन कौन है। देखो ये ताप जो है ये सदिश अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। चाल आप जानते हो स्केलर क्वांटिटी होता है, कार्य भी स्केलर क्वांटिटी होता है। सिर्फ और सिर्फ विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा मतलब बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। विस्थापन का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। चाल का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। आप इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, कभी आपको यूनिट पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, साधारण तुला किस सिद्धांत पे कार्य करता है। साधारण तुला देखते हैं ना, साधारण तुला किसको बोलते हैं। देखो ये आपके घर में तराजू होता है, इस तरह से एक इधर एक इधर, और ये बीच में क्या रहता है, डंडी रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है। तो ये पूछ रहा है कि किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखो मैं अभी जो कल के वीडियो में बताया था कि आप एक इधर लटका देते हो, इधर लगाते हो, तो ये जो होता है ना एक बल यहाँ पे देखो, ये इस तरह से ये देखोगे कि ये बीचों बीच रहता है। ठीक है, अगर क्या बताया था मैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टॉर्क जो भी बोलो, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर देखो ये क्या होता है, अगर इधर 5 kg का वस्तु रखते हो, इधर भी 5 kg का वस्तु रखते हो, अगर ये डिस्टेंस 4 है और ये भी डिस्टेंस 4 है, तो इसके द्वारा जो बल लगेगा 5 का 20 और इसके द्वारा जो बल लगेगा वो 5 का 20, तो दोनों क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से ये सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बोल रहा है कि दोलन के सिद्धांत पर भी नहीं होगा, गुरुत्व के सिद्धांत पे, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। बल आघूर्ण मतलब किसको, मोमेंट ऑफ टॉर्क भी आप बोल सकते हो या, ठीक है, तो टॉर्क के सिद्धांत पे ये काम करता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि प्रतिदीप्त नालिका के प्रतिदीप्त पदार्थ को कौन सा किरण पड़ती है, सॉरी प्रतिदीप्त नालिका में प्रतिदीप्त पदार्थ पे कौन सा किरण पड़ता है जो दृश्य प्रकाश में बदल देता है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको, इसमें कोई समझाने वाला बात है ही नहीं। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पराबैंगनी किरणें मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रे। पराबैंगनी किरणें मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मेमोरेबल क्वेश्चन है, मेमोराइज करने वाला है। ये फैक्ट है, तो फैक्ट को मैं कैसे समझाऊं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित नीचे दिए गए माध्यम में से किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। पूछ रहा है कि इसमें ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है। तो मैं आपको क्या बताया था कि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। और सबसे ज्यादा साउंड किस में चलता है, सॉलिड में चलता है। फिर उससे ज्यादा कम किस में चलता है, लिक्विड में चलता है। और सबसे कम किस में चलता है, गैस में। इंग्लिश में बोले तो सबसे ज्यादा ठोस में, तब द्रव में, और गैस में सबसे कम चलता है। तो अब आप ऑप्शन देखिए, पानी क्या है, आपसे पूछा है कि किसमें सबसे अधिकतम होगा, तो जो इसमें ठोस होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो पानी लिक्विड है, मतलब द्रव है। इस हवा तो नहीं होगा, पेट्रोल भी द्रव है। तो इस्पात जो क्या है, ठोस है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी इस्पात। इस्पात में सबसे क्या होगा, इस्पात में क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा किसका, ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि एक पिंड का भार m तथा दूसरे पिंड का भार 2m है, क्रमशः 3h और h की मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, मास m है और दूसरे का 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास m तथा 2m। If one object is kept at a height 3m and second object is kept at the height of h, then find the ratio of their
क्या स्थितिज ऊर्जा बोल रहा है, तो रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, देखो ये एक m मास का ऑब्जेक्ट है और दूसरा 2m मास का ऑब्जेक्ट है। इसको 3h ऊंचाई पे रखा हुआ है, यहां से उठा के यहां पे रख दिया 3h पे, इसको h ऊंचाई पे रखा। ठीक है, पहले वाले को h को 1 मिनट, हाँ पहले वाले 3h, दूसरे वाले h ऊंचाई पे रख दिया गया, यहां से h ऊंचाई पे रख दिया गया। तो इसके द्वारा जो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसका रेशियो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट अपॉन पोटेंशियल एनर्जी 2, रेशियो पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, दूसरे नीचे भी क्या लिखेंगे mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो m कितना है इसका, m पहले वाले का m तो m है, g तो दोनों के लिए बराबर होगा, h पहले के लिए कितना है 3h है। चलो दूसरे वाले के लिए m तो m है, सॉरी दूसरे वाले के लिए m क्या है 2m है ना, 1 मिनट में देख लू, 2m है, और g तो दोनों के लिए सेम होगा, और h इसके लिए कितना है h है। h से h कैंसिल, g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, तो लास्ट में क्या बच जाएगा 3/2, मतलब कि 3:2। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3:2 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपको कोई सुझाव है तो दे सकते हैं कि सर आप इस तरह से सॉल्यूशन करवाइए। अगर आपको कोई आपत्ति हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी तरह से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना सुझाव दे सकते हैं। किसी पिंड का वेग दुगुना कर दे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। अब किसी कह रहा है कि पिंड का, कोई पिंड है, अगर इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल देन व्हाट विल बी देयर काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा कुछ होगा ना, काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सब बच्चे बना लियो। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, मास के बारे में कुछ नहीं छेड़छाड़ किया, जितना को फिक्स कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², मतलब कि काइनेटिक एनर्जी v² के मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसको दुगना करोगे तो ये 4 गुना हो जाएगा, इसको दुगना करोगे तो वेलोसिटी को दुगना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा, इसको 3 गुना करोगे तो इसको 9 गुना हो जाएगा, 4 गुना करोगे तो 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो आपका आंसर निकल क्या होगा कि इसके दुगना कर देने से क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि घर्षण रहित क्षैतिज पर चलती हुई वस्तु का ऊर्जा नियत रहता है, क्योंकि कह रहा है कि एक ऐसा कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जो ऑब्जेक्ट चलता है उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है वाई। तो आप समझो पहले कि फ्रिक्शनलेस क्या होता है। देखो, एक ऐसा सरफेस जिससे फ्रिक्शन ना हो, जिसपे कोई अवरोध, कोई रुकावट ना पैदा हो, उसको फ्रिक्शनलेस कहते हैं। तो ये बिल्कुल स्मूथ चिकना सरफेस है, तो इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई फ्रिक्शन नहीं है मतलब कि यहाँ पे चलोगे तो कोई भी वेलोसिटी का कोई भी आपको पीछे की तरफ से खींचेगा नहीं, कोई पीछे तरफ से आपको खींचेगा नहीं। फ्रिक्शन हम लोग चैप्टर पढ़े थे कि फ्रिक्शन की वजह से हम लोग किसी अपने इस जमीन पे चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लोग नहीं चल पाते। तो कहने का मतलब कि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, मतलब कि घर्षण रहित सरफेस है, तो उस पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। आप जितना अगर आप इसको बल्ब को अगर 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से लुढ़का दोगे तो ये हमेशा 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। लेकिन अगर इस सरफेस पे खुरदुरा सरफेस रहेगा, इस तरह से सरफेस रहेगा, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, लगातार घटेगा। वेलोसिटी क्यों घटेगा, क्योंकि इसका एनर्जी क्या करेगा, क्षय होगा, बर्बाद होगा। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस पर एनर्जी क्या होता है, हमेशा घटते रहता है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, कह रहा है कि वेग नियत रहेगा। वेग तो फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो वेग नियत रहेगा ही। द्रव्यमान नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहता ही तो बात है। वेग और द्रव्यमान दोनों नियत रहता है। और क्या है, लास्ट ऑप्शन है कि डी गुरुत्व स्थिर रहता है। जी का वैल्यू बोल रहा है कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए क्या है कि इस पर वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है। इसलिए ये वस्तु चल रहा है जिसके पास कौन सा एनर्जी है, एनर्जी कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv²। तो अगर वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें चल रहा है तो वेलोसिटी का लॉस नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
इसमें क्या थोड़ा सा देख लूं, इसमें वेग एवं द्रव्यमान दोनों नियत रहता है, ये भी तो नियत रहता है, द्रव्यमान भी नहीं घटता है, लेकिन पता नहीं इसमें आंसर क्या दे रहा है, देख लो एक बार। इसमें तो आंसर ए दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से सी आंसर भी हो सकता है, मेरे हिसाब से सी आंसर भी हो सकता है। आप अपने कमेंट कीजिएगा कि आप किसके साथ सहमत है। आंसर ए दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट रह रहा है, इसलिए मास इसलिए जिक्र नहीं कर रहा ना, मास तो वैसे भी फिक्स रहता है, तो इसलिए शायद ए आंसर को प्रेफरेंस दे रहा है। चलिए आप ए ही आंसर मार लीजिए। अगर आप सी सोच रहे हैं तो सी भी आपके हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, संवेग का बीमा पूछ रहा। तो देखिए बीमा के लिए एक मैं फिजिक्स में चैप्टर लेके आऊंगा, बीमा सब जितना भी है उसके लिए बीमा, तो मैं यहाँ पे संवेग का बीमा समझा देता हूँ, कुछ और चीज का बीमा मैं समझा देता हूँ। देखिए बीमा क्या होता है, देखिए मान लो ये स्पीड है, अगर आप किसी का यूनिट जानते हो तो उसका बीमा लिख सकते हैं। स्पीड क्या होता है, बीमा मतलब डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, बीमा आपके हो जाता है। स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। देखिए जब बीमा आप किसी भी चीज का लिखते हैं ना, तो देखिए बीमा मतलब कि डायमेंशन लिखते हैं, तो उसमें मास को m से दर्शाते हैं, ठीक है, लेंथ को l से और टाइम को t से। ये क्या है, मास है, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, टाइम है। हिंदी में बोले तो ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है, और ये समय है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी चीज का बीमा लिख सकते हैं, अगर उसका आपको क्या पता है, अगर उसका आपका डायमेंशन पता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकेंड। ठीक है, मीटर बटे सेकेंड, तो आप इसका बीमा लिखिए। तो इसका बीमा तो मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बीमा में ये इसको क्या बोलते हैं, मीटर को, मीटर मतलब लेंथ है, लेंथ को किससे दर्शाते हैं, एल, और समय को किससे, टाइम, सेकेंड क्या है, समय है, समय को टी से, तो एल बाई टी। इसी को जो नीचे में रहता है उसको इनवर्स में लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बीमा, एल टी माइनस वन। अरे 1/x को आप लिखते हो ना, माइनस एक्स, एक्स के पावर -1, तो इसी को लिख दिया 1/t को क्या लिख दिया, t के पावर -1। तो ये हो गया किसका बीमा, स्पीड का बीमा हो गया। चलो मैं देखो आप सबका बीमा सिखा देता हूँ, तो आप ये वीडियो देखते रहोगे ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे। आप बस मेरे साथ जुड़े रहो, जुड़ के दिखाओ, आपको एग्जाम निकलना गारंटी है। ये निकल, अब क्या होता है नेक्स्ट, त्वरण, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। मीटर को क्या है, मीटर क्या है, लंबाई है, लंबाई को एल से, और समय क्या है, सेकेंड क्या है, समय है, समय को टी का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी -2 लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या, अब और किसका चाहिए आपको, बल, फोर्स का। फोर्स क्या क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी आप लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को क्या लिखते हैं, केजी। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आता है, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को क्या बोले हम, केजी को आपको कैपिटल एम लिखना है, 1 केजी है तो एम, 1 एम। लेंथ, ये मीटर क्या है, लेंथ है, तो 1 एल बटे समय क्या है, टी माइनस टी स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट जब डायमेंशन लिखेंगे, देखिए जब आप बीमा लिखते हैं ना तो इसको ऐसे घेर देते हैं। ठीक है, तो एम, एल और टी क्या है, नीचे है, तो टी -2। तो इसका भी बीमा आप सीख गए। ठीक है, आई होप कि आप इतना का बीमा नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। अब आपके मेन क्वेश्चन पे आते हैं, आपका किसका बीमा पूछ रहा है, संवेग का। संवेग मतलब कि, संवेग बोले तो क्या बोले इसको इंग्लिश में, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंट, मोमेंटम का आपसे पूछ रहा है। संवेग मतलब मोमेंटम, तो P इक्वल्स टू कितना होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका आपको बीमा निकालना है। तो पहले तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब केजी को क्या लिखेंगे आप, एम। मीटर क्या, लेंथ को क्या लिखेंगे, एल, और इसको समय का लिखेंगे टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एम एल टी। ये एक 1 है, एक टी है, तो एम एल टी -1। ये नीचे जो है ना वो ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। ठीक है, आप इसका अगर 2 टाइम रहेगा तो -2t, 3 टाइम रहेगा तो -3t। और आप किसी का आपको बीमा आपके दिमाग में आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। और बताइए किसका, वेलोसिटी हो गया, लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, त्वरण हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाफ का तो छोड़ दो। ठीक है, एम का क्या होता है, एम क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी का क्या लिख सकते हो, एक बड़ा एम लिख सकते हो। मीटर स्क्वायर का L2 लिख सकते हो। सेकेंड को क्या लिख सकते हो, T2।
तो इसको जब आप लिखोगे तो ML2T-2, क्योंकि 2 2 है, तो इस तरह से आप इसका लिख सकते हो। तो आप किसी भी चीज का बीमा लिख सकते हो इजिली। आप आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो ये है वीडियो देखने का आपको फायदा। यही मैं बोला कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपके मन में कुछ सीखने की इच्छा है, तो आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज आंसर रटाने वाले चैनल आपके लिए तो ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मनुष्य 100 किलोग्राम के एक सूटकेस के रस्सी के द्वारा फर्श पर 10 मीटर खींचता है। रस्सी 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है और मनुष्य 100 न्यूटन का बल लगाता है, तो मनुष्य द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। कह रहा है कि अ मैन पुल्स 100 kg of an suitcase with the help of rope of length 10 meter with horizontal if the rope makes an angle 60 degree and man pull this at the force of 100 Newton, then find the work done by this man। कह रहा है कि देखो ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना दूं। ये एक बॉक्स है, फिगर थोड़ा सा मेरे से आप मैनेज करोगे, ठीक है। ये एक बॉक्स है, इसको एक आदमी जो है यहाँ पे है, एक आदमी इसको यहाँ पे रस्सी बांध करके ऐसे खींच रहा है, ठीक है। इस आदमी को थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं, इसका ये हैंड है, यहाँ पे पकड़ के इसको खींच रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये अगर ये रस्सी जो है ये 10 मीटर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आदमी है, ये जो रस्सी जो इसके साथ कितना डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये बॉक्स पे अगर ये आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो 100 न्यूटन का लगाता है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, और क्या करता है 10 मीटर रस्सी का लंबाई नहीं कह रहा है कि 10 मीटर तक खींच लेता, मतलब यहां से खींच के और इस बॉक्स को यहाँ पे लेके चला जाता है, ठीक है। यहां से यहां तक का दूरी कितना दे दिया गया, 10 मीटर दे दिया गया। तो बोल रहा है कि इस आदमी के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है, बल गुने विस्थापन जो होता है, वो बल के जो जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उस दिशा का विस्थापन होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक और वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। ये सब सीधा खींचता है तब ये फॉर्मूला लगता है, और कोई एंगल पे खींचता है तो ये फॉर्मूला लगता है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, एफ एस कॉस थीटा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो अब आपको लिए वर्क बराबर क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना दिया गया है 100 न्यूटन, एस कितना दिया गया है 10 मीटर, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो चलो 100 गुने 10 गुने कॉस 60 का वैल्यू याद है आपको, या आपको याद कराया था ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं याद है तो कैसे बताया था, 4 3 2 1 0 0 30 45 60 90, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे रूट कर दो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, 1/√4 का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2। आप इसको काटोगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा, तो 500 न्यूटन, सॉरी 500 जूल जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, हो गया। आप थोड़ा नोट डाउन जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27, मेरे पास जो बुक है ना उसमें जो क्वेश्चंस दिया गया उसी से मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो आप भी अपने बुक में देख सकते हैं ये क्वेश्चन होगा। कह रहा है किसी वस्तु का अधिकतम बल चाल कितना हो सकता है। कह रहा है कि किसी वस्तु का मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है। तो अभी तक जो हम लोग जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं कि लाइट का स्पीड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और उसका वैल्यू कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी स्पीड कहाँ होता है, वैक्यूम में, वैक्यूम में स्पीड का लाइट ये वैक्यूम या निर्वात में है। तो यही अभी तक हम लोग अधिकतम स्पीड पाए हैं। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, इसका आंसर आप क्या करेंगे, डी नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि दो मंदाकिनियों के बीच की दूरी क्या कर रही है, घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो जब मैं भी ये भी चैप्टर आपको एक बार बता दिया करूंगा, जो इसमें ब्रह्मांड वाला चैप्टर है ना, यूनिवर्स वाला, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू
गैलेक्सी, तो दो गैलेक्सी का बीच का दूरी क्या हो रहा है। एक आपको बिग बैंग थ्योरी दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था बिग बैंग थ्योरी, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। आई होप कि ये किसके द्वारा दिया गया था, चलो मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। तो जो भी बिग बैंग थ्योरी दिया गया है उसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड क्या और एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, जो यूनिवर्स है लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जब यूनिवर्स बढ़ रहा है तो दो मंदाकिनियों के बीच का दूरी भी क्या करेगा, मतलब दो गैलेक्सी के बीच की दूरी भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको लिखा गया है कि विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो आप तो कह रहा है विद्युत वाहक बल किस, मतलब विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस चीज से मापा जाता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो किसी बैटरी का ईएमएफ होता है वो किस चीज से मापा जाता है, उसको क्या किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से मापते हैं। वोल्टा, देखो लास्ट ऑप्शन जो दिया गया वोल्टा मीटर दिया गया, वोल्टा मीटर नहीं होता है, वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर से उसको मेजर करते हैं। ए मीटर से पहला ऑप्शन दिया है अमीटर, अमीटर से क्या मेजर करते हैं, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। थर्मामीटर बी ऑप्शन है, थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो अपना आंसर क्या होने वाला है, सी वोल्ट मीटर। विद्युत वाहक बल किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता नामक दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। कह रहा है कि जरा जो है किसी को कौन जो, देखो मैं आपको इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। देखो दो तरह का दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक तीसरा जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में, दूर दृष्टि दोष को हाइपर मायोपिया बोलते हैं, और जरा दृष्टि दोष इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, आप ध्यान में रख लेंगे, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और इसको जब दूर करना होता है तो इसको क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। चलो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। जब भी कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से संक्रमित हो जाता है तो उसको निकट का वस्तु, मतलब नजदीक का वस्तु, तो निकट का वस्तु तो इजिली दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं देता है। मायोपिया में नजदीक का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देता है, निकट का वस्तु नहीं दिखाई देता है। और ये क्या है, जरा दृष्टि दोष में, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों डिफेक्ट होता है लगभग। तो अब इसमें ध्यान में रखना है कि इसके लिए अवतल लेंस, देखो मैं इसके लिए कुछ ट्रिक बता दूं। देखो निकट, निकट कितना शब्द का है, 3 शब्द का है। अवतल कितना है, 4 है, तो 3 होगा तो 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, 3 तो 4। और दूर कितना है, 2 शब्द का है, 2, तो उत्तर कितना है, 3 का, तो 2 तो 3 और 3 तो 4। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और जरा दृष्टि दोष में आप तो द्विफोकली याद कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, और ठीक है, इस तरह से हो गया। ये इंग्लिश वाले बच्चे अवतल को क्या बोल देंगे, कॉनकेव लेंस, और इसको कॉन्वेक्स लेंस, इसको बाइफोकल लेंस। चलिए आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़े। मैं बार बार आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप जितना ही ज्यादा इस वीडियो को फैलाइएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर आपका कोई सुझाव है कि नहीं सर आप इस तरह से सॉल्यूशन कराइए, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो भी इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों बोल सकते हैं, अगर लैंग्वेज से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।